मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आई द चेंज टॉक सेशन। ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें कुछ बहुत बड़ा करने का जज्बा होता है। हम ऐसे लोगों के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं, पर आज लैब अकेडमिया आप सभी को ऐसे कुछ लोगों से रूबरू कराना चाहता है। आज हम आपको मिलवाते हैं प्रयागराज की कुछ ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपने जज्बे और निस्वार्थ भाव के चलते कई सारी जिंदगियों में उजाला किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करने का बुलंद हौसला रखा और सफल भी रहे। तो मिलते हैं हमारे सारे पैनलिस्ट से। सबसे पहले हैं श्रीमती सुभाष राठी जी। श्रीमती राठी हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और इसके साथ साथ ही हमें अक्सर समाज कार्यों में अपना सहयोग देते हुए दिखती हैं। जोरदार तालियां हो जाए श्रीमती सुभाष राठी मैम के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ हैं मिसेस अनुश्री घोष। मिसेस घोष एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो विमेन हेल्थ एंड विमेन एजुकेशन की फील्ड्स में अपना योगदान दे रही हैं। चुप्पी तोड़ो बैठक कैंपेन के तहत ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस पे काम कर रही है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिसेस अनुश्री घोष के लिए। और इसके बाद हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं मिस्टर फराह आलम सर। ये एक एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक इनकी संस्था है प्रिमरोज शिक्षा संस्था। ये उनके मैनेजर हैं। ये 1994 से सोशल वेलफेयर वर्क्स में जुड़े हैं और इनके वर्क्स बहुत ही विभिन्न तरीके के हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन, हिचक कैसी विच इज अ मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैंपेन, ईच वन फीड वन विच इज अ ड्राई राशन डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन और ऐसे कई और कैंपेन्स जो कि इनकी संस्था प्रिमरोज शिक्षा संस्था करती है। एक बार जोरदार ताली हो जाए मिस्टर फराह आलम सर के लिए। तो हमारा सेशन कुछ इस तरह से होगा कि मैं हमारे सारे पैनलिस्ट से कुछ चंद सवाल करना चाहूंगी और हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से, जो कि ये है कि आप सब ने ये जो काम शुरू किया ये कब कैसे शुरू किया और इसके पीछे की कुछ मोटिवेशनल स्टोरी होगी, वो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए। तो पहले मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती सुभाष राठी मैम से कि वो अपनी स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। मैम माइक प्लीज। हाँ, यहाँ पे रखा हुआ है। आयुष ने वो कहा इसमें सोनी में। मैम मिसेस सुभाष राठी। ठीक है, हाँ ओके। फ्रॉम द मेडिकल साइड। अब एक एडवोकेट हूँ। ये चेंज कैसे आया, थोड़ा सा ये यू टर्न कैसे हो गया, इसके पीछे कुछ वजह है बताती हूँ। कि मैं करेली में रहती थी और झोपड़पट्टी में काम करती थी। वहाँ के रिंग लीडर ने मुझे 2 रूम्स दिए थे, एक डिस्पेंसरी चलाने के लिए और एक स्कूल खोला हुआ था, क्योंकि एजुकेशन एंड अवेयरनेस मेरा पैशन है। मैं चाहती थी अगर एजुकेट लोग होंगे तभी कुछ समझ पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे। एक दिन मैं वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ कि क्योंकि वहाँ बिहारी मुस्लिम्स की बस्ती थी और लोग पी के रात को मारपीट भी करते थे, तलाक भी दे देते थे। जो मेरा रिंग लीडर था जिसने मुझे रूम दिए हुए थे, उसने रात को अपनी वाइफ को तलाक दे दिया था और परेशान थे दोनों कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे थे। अगले दिन जब मैं गई तो वहाँ पे कुछ एडवोकेट्स भी थे, कुछ आम जनता थी वहाँ पे। तो एडवोकेट्स का मानना था कि कानून का सहारा भी लिया जा सकता है, मतलब मुकदमेबाजी। लेकिन तभी एक मौलाना साहब वहाँ पे आए, तो शायद ये मेरा टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ था। मौलाना साहब ने कहा, वो लेडी प्रेग्नेंट थी। ये मेरा मुस्लिम लॉ का पहला एक चैप्टर था जिसको मैंने स्टडी किया, जो मुझे शिक्षा मिली कि जब पाँव भारी होते हैं तो तलाक वाजिब नहीं होता। दैट मीन्स कि वो लेडी क्योंकि प्रेग्नेंट थी, उसको दिया हुआ तलाक वाजिब नहीं था, तो उसकी गृहस्थी कायम रही। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि हमारे
समाज में लोग इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि आम आदमी को न्याय नहीं मिल पाता या सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। दिस वॉज द सोल रीज़न वाई आई स्विच्ड ओवर टू लॉ प्रोफेशन। और दूसरा, मुझे हाई कोर्ट ने भी अट्रैक्ट किया था। मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर थे और आई बिलोंग टू फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, ENT सर्जन्स। होता नहीं, एक सैचुरेशन पॉइंट भी आ गया था लगता है। तो मैंने उस वक्त लॉ करने की ठानी और एक दो बार फॉर्म फाड़े भी, क्योंकि सभी की रग में यही था कि लॉ मेडिकल प्रैक्टिशनर हो करो। लेकिन अल्टीमेटली शायद ऊपर वाले को मंजूर था और मेरे प्रारब्ध में बदा था। मैंने लॉ किया, 93 में पास आउट किया, 2.25 साल में लॉ भी हो गया। और उसके बाद से मैंने एक समाज को सही राह दिखाने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए फ्री में भी काफ़ी केसेस किए, PILs की और अपना माननीय उच्च न्यायालय को ज्वाइन किया। तो ये मेरा रीज़न था इधर आने का। उसके साथ साथ मेरे एक समाज सेवा से कैसे जुड़ी, क्योंकि एक तो मेरे ब्लड में था, क्योंकि मम्मी पापा को देखा हुआ था समाज सेवा करते हुए। उसके साथ साथ मैं करेली में रहती थी, तो पास में हमारा कुष्ठ रोग आश्रम भी था। यंग एज थी, लेकिन फिर भी मैं वॉक के लिए ज़रूर जाती थी। और उस जो कुष्ठ रोग आश्रम आज भी वहाँ मौजूद है, वहाँ मैं रेगुलर विजिटर थी। अर्ली मॉर्निंग जाती थी, उनको वहाँ उठाती थी, भजन कीर्तन भी वो करते थे, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको सॉर्ट आउट करती थी। तो एक समाज सेवा का वहाँ से अंकुर तो खाली हो गया हाल, ना केवल खाली हो गया और उस रोगियों के लिए, उनको भी कोई भी अगर दिक्कत या ज़रूरत होती है तो वो हमसे ज़रूर संपर्क करते हैं। तो एक परिवार की तरह, एक इंसानियत के नाते हम सब की मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज भी मैं विकलांगों के लिए काम कर रही हूँ, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो हम इकट्ठे जुड़ के एक अच्छा काम कर रहे हैं। और न केवल विकलांगों के रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, बल्कि विकलांगों की शादियां भी करते हैं, उनके जो रोल मॉडल्स हैं उनको सम्मानित करते हैं। ये हमारा एनुअल फीचर है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि सब विकलांग बच्चे बच्चियां हैं जिनकी हम शादी करते हैं, उठा के भी कभी कभी फेरे करने पड़ते हैं। और न सिर्फ केवल हिंदू बच्चे, बल्कि मुस्लिम बच्चों को भी हम वहाँ पे पढ़ाते हैं और उसमें बिजनेस हम खुद बनते हैं। लड़कियों की बारात निकालते हैं बग्गियों में, और हमें खुशी है कि हमें बग्गियाँ भी 5-7 मिल जाती हैं कि एक में 2 को बिठा के 50 शादियाँ तक आज तक की हैं हमने। और 50 शादियाँ एक बार में की हैं और अभी तक करीब 550 हम शादियाँ कर चुके हैं। लड़कियों की बारात निकालते हैं, लड़के उनको वेलकम करते हैं। 2 दिन का फंक्शन होता है। पहले दिन हल्दी मेहंदी की रस्म होती है और अगले दिन बाकी सम्मान का कार्यक्रम होता है और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होता है। और ज़रूरत का सब सामान उनको दिया जाता है। हमें कोई गवर्नमेंट एड नहीं मिलती, 0 बैलेंस से शुरू करते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि सबका साथ मिलता जाता है और आगे साथ बढ़ता जाता है। ये हमारी समाज सेवा का है कार्यक्रम। और ये कोशिश ज़रूर रहती है कि शिक्षा के क्षेत्र में, अवेयरनेस के क्षेत्र में जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ ज़रूर जाती रहती हूँ। और दूसरी बात कि इस कोविड ने भी बहुत कुछ सिखाया। कोविड ने ये सिखाया कि कोई भूखा ना रहे। तो कहीं भी गली कूचे में भी अगर जाना पड़ता है तो हमारे बच्चे जो 300-400 की तादाद में हैं, वो हर गली कूचे में जाके हर एक को राशन भी उन्होंने दिया। और सबसे ज़्यादा तो मैं इस लैब अकेडमिया का और हमारे रूल्स ऑफ दिस, इसको मैं साधुवाद कहती हूँ। और इस वक्त हमें बुलाया गया इस पैनल को, क्योंकि मुझे ये लगता है कि सभी पैनल से अहम पैनल है
जो सबको कवर करता है, चाहे वो हमारे हिस्टोरियंस यहाँ पे हों, चाहे वो हमारे जो साहित्यकार यहाँ पे बैठे हुए थे, जितने भी लोग हैं, क्योंकि एक एडवोकेट भी हूँ, इस नाते ये कहना चाहूँगी कि ये सभी को समेटते हुए लॉ फील्ड ऐसा है वो आगे बढ़ता है। तो मैं ये चाहूँगी कि कोशिश आगे बाकी लोगों का भी इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही प्रेरणादायक सफर रहा है आपका। और आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस अनुश्री घोष कि वो हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करें। हेलो एवरीबॉडी, मैं अनुश्री घोष आप लोग के समक्ष आई हूँ कुछ अपने विचार रखने के लिए। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि मैं रेलवे में कार्यरत थी और मैं समाज सेवा से जुड़ने के लिए मैंने VRS दे दिया। और इसके पूर्व ये हुआ कि 2015 में श्री अंशु गुप्ता जो कि गूंज के फाउंडर है, उनको मैगसेसे अवार्ड मिला। जब उनको मैगसेसे अवार्ड मिला तो मैं इंटरनेट पे और सब मतलब गूंज के बारे में काफ़ी पढ़ने लगी और काफ़ी कुछ मुझे समझ में आया, जानने लगी। तो गूंज का जो वर्क है, इतना बड़ा एक नेशनल NGO है और अंशु गुप्ता का जो कि फाउंडर है, उनके जो वर्क है उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। फिर मेरा ध्यान गया, उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नॉट जस्ट अ पीस ऑफ क्लोथ, जिसके थ्रू वो लोग पूरे देश से ये कपड़े कलेक्ट करते हैं, पुराने कपड़े कलेक्ट करके वो लोग सैनिटरी पैड्स बनवाते हैं और क्लोथ सैनिटरी पैड्स, और गाँव में जाके ये सैनिटरी पैड्स लड़कियों को, औरतों को वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। करीबन 23 जगह में इन लोग का सेंटर्स है ऑल ओवर इंडिया और नंबर 1 NGO है अभी। तो मैं इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई कि मुझे भी ये लगा कि इन लोग का जो कार्य है वो है एक बहुत बड़ा, एक तो सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, दूसरा मेंस्ट्रुएशन के ऊपर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना। और तभी मुझे पता चला कि इन लोग के वेबसाइट को टटोलते हुए कि वो लोग बार बार सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग चुप्पी तोड़ो बैठक करो। चुप्पी तोड़ो बैठक अब क्या है? चुप्पी तोड़ो बैठक एक ऐसा बैठक करने के लिए वो लोग प्रेरित कर रहे हैं के थ्रू से 10 या तो ज़्यादा लेडीज़ को बैठा के एक बैठक कर सकते हैं जिसके हाइजीन एंड मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट किया जा सकता है। तो वो लोग प्रेरित कर रहे हैं, उनके NGO के थ्रू से वो ट्रेनिंग भी दे रहे थे कि मेंस्ट्रुअल एजुकेटर बनने के लिए। तब मैंने उनके उससे ट्रेनिंग लिया और मैं मेंस्ट्रुअल एजुकेटर बनी और काफ़ी वेबसाइट टटोलने से ये भी बहुत सारी चीज़ें पता चली कि हमारे देश में विशेष करके गाँवों में महिलाओं के साथ इतनी ज़्यादा मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड वो लोग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और शर्मिंदगी तो है ही। तो ये सब मालूम होने के बाद में बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक ये हुआ कि हमारे देश में इतना ज़्यादा ये लोग सफाई का भी कोई मतलब वो नहीं है, एजुकेशन नहीं है लेडीज़ के अंदर, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत चीज़ मतलब एहसास हुआ कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन की कमी से यूट्रिन कैंसर, यूट्रस कैंसर और यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा संभावना है। और मुझे ये लगा कि मैं एक समाज की एक अच्छी जिम्मेदार सिटीज़न हूँ, तो उससे मुझे ये लगा कि जो सैनिटरी पैड्स, चाहे कपड़े का हो या सैनिटरी पैड्स, वो एक बेसिक नेसेसिटी है, वो भी मतलब अनदेखा हो रहा है, लेडीज़ को नहीं मिल रहा है। जस्ट इसका कारण है उसके साथ जो जुड़ी घृणा और शर्मिंदगी। तो क्यों ना इसके लिए काम किया जाए। तो इतना ज़्यादा रूढ़िवादी सोच, इस मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इतनी ज़्यादा रूढ़िवादी सोच और इसको इतना बड़ा एक सोशल टैबू टॉपिक माना जा रहा है हमारे समाज में। ये सब कुछ जानने के बाद, पढ़ने के बाद में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक एहसास हुआ कि मैं कुछ करूं। तब मैं सबसे पहले तो मैंने बहुत ही छोटे स्तर पे काम करने का स्टार्ट किया था और सोचा भी था कि छोटे स्तर पर ही करूँगी, जस्ट चुप्पी तोड़ो बैठक करूँगी, 10 या तो 12 या तो 15 लेडीज़ को इकट्ठा करके, चाहे ऑफिस में अपने या तो अपने एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में। लेकिन भगवान का ऊपर वाले का बहुत बड़ा मतलब वो है, मैं शुक्रिया कर रही हूँ कि मुझे लगातार ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती चली गई और आज मैं कंटिन्यूसली 2-3 NGO के साथ कर रही हूँ, प्लस इनरविट के साथ कर रही हूँ और मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस भी क्रिएट करती हूँ। ऑर्फनेजेस में, स्लम एरियाज में, गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल्स में सबसे ज़्यादा, और साथ में सैनिटरी पैड्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। Thank you so much, ma'am, and huge respect for your work.
And next in line, I request Mr. Farah Alam sir to share his story, please. काबिले फ़क्र नहीं वक्त का सुल्तान होना, काबिले फ़क्र नहीं वक्त का सुल्तान होना, एक बड़ी चीज़ है इंसान का इंसान होना। लैब एकेडमिया की डायरेक्टर फरहान नाज मैम और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें आज यहाँ आमंत्रित किया और अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि मैम ने अभी कहा कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रीम रोज शिक्षा संस्थान 1994 से एक्टिवली काम कर रहा है ह्यूमैनिटी पर। प्रीम रोज शिक्षा संस्थान के फाउंडर मेरे वालिद मरहूम जनाब डॉक्टर नूर आलम साहब थे। उनके द्वारा प्रीम रोज शिक्षा संस्थान का गठन किया गया, इस सोच के साथ किया गया कि हम ऐसा हर वो काम करेंगे जिससे लोगों के अंदर इंसानियत पैदा हो। और जैसा कि हम जानते हैं, इट कॉस्ट 0.0% टू बीइंग अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। हमारा कुछ नहीं जाता है एक अच्छा इंसान बनने में। और अगर हम बात करें प्रीम रोज शिक्षा संस्थान के कोर वर्क की, तो प्रीम रोज शिक्षा संस्थान जैसा कि मैंने बताया 1994 से एक्टिवली काम कर रहा है इन द फील्ड ऑफ ब्लड डोनेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। जो ब्लड डोनेशन का जो हमारा पार्ट है वो है बचाओ जिंदगी, जिसके अंतर्गत अब तक हम आपको गिन के नहीं बता सकते कि हम लोगों ने कितने लोगों की जान बचाया है ब्लड डोनेट करके, प्लेटलेट प्लाज्मा। और हमारी मुहिम है, इसको हम लोग अभी रिसेंटली हमारा एक 20 तारीख को एक ब्लड डोनेशन कैंप भी हुआ था जिसपे बड़ी संख्या में लोगों ने ब्लड डोनेट किया था। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ा हुआ था, अब इस वक्त तो कुछ कम है। उस टाइम पर हम लोगों ने बहुत एक्टिव रोल प्ले अदा किया था कि वहाँ पर लोगों की जान बचा सके। उसके अलावा अनुश्री घोष मैम जैसा कि मेंस्ट्रुएशन पे काम करती हैं, अनुश्री घोष मैम हमारे प्रीम रोज शिक्षा संस्थान की भी बहुत एक्टिव मेंबर हैं। और हमारी मुहिम है हिचक कैसी वाई बी शाय, जिसके अंतर्गत हम महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के प्रति जागरूक करते हैं। उसके अलावा हमारा कैंपेन है ईच वन फीड वन, अ कैंपेन टू फीड हंग्री। उसके अंतर्गत हम ड्राई राशन प्रोवाइड करते हैं वृद्ध लोगों को, असहाय लोगों को। इसके अलावा बहुत सारे कैंपेन हमारे चलते हैं। और करेंटली प्रीम रोज शिक्षा संस्थान CRPF से एसोसिएट है, हम एक्सटर्नल मेंबर हैं AG ऑफिस के प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, और भी काफ़ी कुछ। और जैसा कि मैम ने कहा कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, मेरे लिए मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं, मेरे फादर हैं। उन्हीं को देख करके उन्हीं से सीखा सब कुछ। और सच में अगर किसी के रोल मॉडल, उसके मैक्सिमम यही होता है कि सबके रोल मॉडल पिताजी होते हैं या होता है, मगर मेरे रोल मॉडल भी पिताजी हैं और एक्टिवली उनकी कही हुई बातों पे मैं काम कर रहा हूँ। और एक उनकी औलाद होने के नाते मेरी हर कोशिश है कि प्रीम रोज शिक्षा संस्थान का नाम कभी मरने नहीं दूँ। इसी तरह एक्टिवली ह्यूमैनिटी पर काम करता रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकता है, मेरी टीम से हो सकता है, हम काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि एक बदलाव लाए। और जैसा कि हम जानते हैं, स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस। थैंक यू। Thank you so much sir and huge respect for your work. और आगे बढ़ते हुए आता है एक बहुत ज़रूरी सवाल कि हमारा यूथ जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि आजकल इतना हेक्टिक लाइफस्टाइल है सबका, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ करना नहीं चाहते। दिल में इंटेंशंस बहुत होते हैं बट समय की कमी रहती है या कुछ ना कुछ काम रहते हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है कि आज का यूथ इतने बिजी लाइफस्टाइल में भी इस तरह के अच्छे कामों में कैसे अपना योगदान दे सके? राठी मैम प्लीज आप बताइए। यूथ कैसे योगदान दे, इसमें हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले 14 नवंबर को एक कार्यक्रम था, तो वहाँ बच्चे मेरे पास आए कि मैम हम वहाँ पे पढ़ाते हैं मिंटो पार्क में और कंपनी पार्क में स्ट्रीट चिल्ड्रन को। तो लोग हमें कहते हैं तुम करियर कॉन्शियस नहीं हो क्या, पढ़ाते क्यों हो, तुम अपने करियर पे ध्यान दो ना। तो मैंने उनको यही कहा कि बेटा अगर आदमी 24 घंटे तो पढ़ाई नहीं करता ना,
उसमें से अगर क्वालिटी टाइम निकाल के अगर किसी को हम एजुकेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए उनको गाइड करते हैं, तो ये हमें इंटरनल एनर्जी देता है। ये हमारा टाइम किल नहीं होता। या तो हम फ़ोन पे लगे रहेंगे, लैपटॉप पे लगे रहेंगे, टीवी के सामने बैठेंगे, उससे अच्छा है कि हम अपना टाइम निकाल के अगर किसी बच्चों की मदद को जा सकें तो। हमारा यूथ क्या ओल्ड एज लेडीज़ में मैं देखती हूँ कि वो भी चाहती हैं कि हम कुछ करें, कुछ हमें काम दिला दो ना, हम घर बैठे हुए पेटीकोट सिल सकते हैं, हम कुछ क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हैं, हम कुछ मूर्तियाँ बना सकते हैं, हम मूंछ का काम कर सकते हैं, हम मैक्रम का काम कर सकते हैं। वो बूढ़े हाथ जिनके हाथ कांपते हैं और उनमें दम नहीं होता। ये मन में एक इंट्यूशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कुछ करने के लिए, तो हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है। मैं जैसे लीगल फील्ड में हूँ तो समाज सेवा शिद्दत से करती हूँ और मुझे नहीं लगता कि समय की कोई कमी है। अगर इंसान चाह लेता है कि मुझे ये काम करना है, जैसे कुछ केसेस कभी कभी लगे होते हैं, रात को इतना टायर्ड हो जाते हैं कि नहीं, तो सुबह 3 बजे उठ के भी अपना सारा प्रिपरेशन करते हैं, घर का काम करते हैं, वी आर रेडी फॉर द कोर्ट एंड देयर आफ्टर जब चाहे लंच में 1 घंटा टाइम मिलता है तो हम उसको वेस्ट नहीं जाने देते, उसमें भी जाके वो अपना कार्यक्रम अटेंड करते हैं, बच्चों को जो इंस्पिरेशन देनी होती वो देते हैं। और 4 बजे के बाद भी वी आर ऑलवेज रेडी। कभी हर थर्सडे को मेरा मीडिएशन सेंटर पे भी कोर्ट के जो मीडिएशन वाले मैटर्स होते हैं उनको भी अटेंड करते हैं। तो अगर आप एक किसी का रोल मॉडल बन जाएंगे कि इस उम्र में भी, उम्र का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने आपको बोला, इस उम्र में भी अगर हम किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं। कभी दीदी माँ हुआ करता था, अब माँ है, अब गॉड मदर हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, जो प्रैक्टिकल चीज़ें बच्चे अगर देखते हैं तो वो इंस्पिरेशन का काम करते हैं। वो भी चाहते हैं कि हम भी आपकी तरह बने, हम भी लोगों के लिए काम करें, चाहे वो पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे जल बचाने के लिए हो, चाहे रोड साइड पे गंदगी हटाने के लिए हो। मतलब हर डिपार्टमेंट के साथ मिल के भी हम काम कर सकते हैं। और मुझे बहुत अफसोस लगा जब 10वें पायदान पे इलाहाबाद पहुंच गया सफाई के मामले में। कमी किसकी रही? हम लोगों की ही तो रही। अगर हमने एक्टिवली काम किया होता, या हमारा यूथ जो भी यहाँ बैठा हुआ अगर वो मोटिवेटेड होगा तो डेफिनेटली हम इसको पूरा कर पाएंगे और ये फिर ऊपरी पायदान में इंदौर की तरह पहुँच जाएगा। तो एक ख्वाहिश होती है ना कि हम ऊपरी पायदान पे क्यों नहीं, तो इसमें हम सब का हाथ होता है, नीचे गिराने में भी और ऊपर लाने में भी। तो ये मोटिवेशन है। अगर हमारे बच्चे जो सब कुछ कर सकते हैं वो अगर करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज एट द अपर साइड। होप एंड हमारी जो हेरिटेज है अगर वो सुरक्षित रहेगी, हमारी जो इंसानियत है, हमें अपने आप को भी तो अंदर से पहचानना है, जिससे हम ये समझ लेंगे कि हम एक नेक इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, श्रद्धा और सुबुद्धि को पहचान जाएंगे तो डेफिनेटली अपने लिए ही नहीं, इंसान सेल्फिश नहीं होता। अगर सेल्फलेसली काम करेंगे तो ना हम दूसरों को केवल एक अच्छा हेल्पिंग हैंड देंगे, लेकिन अपने आप को भी संतुष्ट करते हैं। अगर हम कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो समाज सेवा का है तो उसमें सिर्फ समाज की सेवा नहीं होती, सबसे पहले तो हम अपनी सेवा कर रहे होते हैं। ये मेरा मानना है। हाँ, बहुत ही अच्छी बात बोली मैम आपने, थैंक यू सो मच। और अब मैं अनुश्री मैम का राय जानना चाहूँगी इस बात पे। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी युवा जो है वो हमारे देश का भविष्य है और जो युवा पीढ़ी है उनके अंदर इतना ज़्यादा जोश और उत्साह से भरे हुए हैं और उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति या तो क्षमता बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो ये मैं चाहूँगी कि सारे युवा अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति का उपयोग करें
और अपने देश के लिए कुछ न कुछ अच्छा करने का सोचे। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश का 65% पॉपुलेशन यूथ है, वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे देश के लिए। युवा जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बस चाह होनी चाहिए। एक तो ये है कि आज के डेट में सारे युवा सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो लोग अपनी लेखिका, ब्लॉगिंग और इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू से भी चाहे तो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ लिख के सब लोगों को अवगत करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। ये तो ये सोशल मीडिया की बात हुई। दूसरा एक यह है कि युवा और भी बहुत चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज के डेट में एनजीओ जो है वो लोग स्कूल और कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उनके अपने प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स में। तो कोई ना कोई एनजीओ से ये लोग जुड़ के, जो युवा है जुड़ के अपने देश के लिए कुछ ना कुछ काम आगे कर सकते हैं, जैसे ट्री प्लांटेशन ड्राइव हुआ, या तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड मैनेजमेंट का अवेयरनेस हुआ, या तो ओल्ड एज के लिए कुछ करना हुआ, या तो कुछ और भी बहुत सारे काम है सोशल वर्क के लाइन में, ब्लड डोनेशन कैंप्स हुआ, बहुत सारे वर्क ये लोग कर सकते हैं कोई ना कोई एनजीओ के साथ जुड़ के। ये तो ये सोशल वर्क वाला हुआ। प्लस अगर युवा चाहे तो अपने एरिया में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, जैसे कोई अगर ओल्ड एज का इंसान दिख जाता है, उसको प्रॉब्लम है कुछ भी, डॉक्टर के पास लेके जाना या एडमिट करना, ये सब भी कर सकते हैं। अपने एरिया में कोई मेड्स के ऊपर कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो वो मेड्स को भी ये लोग एज अ शेल्टर दे सकते हैं, कुछ उसका उपाय बता के। ऐसे कई काम है। ट्री प्लांटेशन अपने एरिया में कर सकते हैं। और जो तो मैं मेंस्ट्रुएशन वाले फील्ड में हूँ, मैं ये कहूँगी कि यंगस्टर्स, चाहे लड़के या लड़कियाँ, जो मैंने पहले भी बताया चुप्पी तोड़ो बैठक, तो चुप्पी तोड़ो बैठक छोटे छोटे मात्रा में 10 लेडीज़, 10 लड़कियाँ अपने कॉलेज की, या 10 लेडीज़ कोई आंटी लोगों को अपने एरिया में इकट्ठा करके, जैसे कोई पार्क में हुआ, ऐसे करके बिठा के मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये भी है। और मैं तो अगर युवा का एग्जाम्पल भी दूंगी मैं कि यूथ क्या नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी अभिषेक शुक्ला। उसका नाम सबने ज़्यादातर तो सुना ही होगा। तो वो एक इतना बड़ा एनजीओ चला रहे हैं शुरुआत। तो उसने 22 साल की उम्र में 5 बच्चों को, स्लम्स के बच्चों को उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, और वो भी पार्क में, क्योंकि कोई स्पेस नहीं था। 5 बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज की तारीख में वो 200 बच्चों को पढ़ा रहा है और सारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराया है। तो ये एक युवा की बात हुई। और एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगी, मेरे ही सामने बैठे हैं फरहान आलम भाई। तो इन्होंने भी इतने सालों से कम 10 साल से भी ज़्यादा इतना बड़ा एक एनजीओ प्रिमरोज शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, जिसके थ्रू से वो ब्लड डोनेशन कैंप्स, पढ़ाई लिखाई और ये मेंस्ट्रुएशन हिचक कैसी और दूसरा फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। तो युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। ये 2 उदाहरणों से मैं अपनी बात और स्पष्ट करना चाहूँगी कि युवा चाहे कुछ कर सकता है, बस समय निकालना है और चाह होनी चाहिए। जहाँ चाह वहाँ राह। थैंक यू एवरीवन। बहुत सही बात बोली आपने अनुश्री मैम, जहाँ चाह वहाँ राह, वरना फिर युवा क्या नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हम रिक्वेस्ट करेंगे फराज सर को कि उनका क्या सोचना है वो बताएं। सबसे पहले तो मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। यूथ की बातें हो रही हैं यहाँ पे कि यूथ चाहे तो कुछ भी कर सकता है, मगर उससे पहले ज़रूरत है उनके पेरेंट्स को अवेयर करना। होता क्या है कि जब अगर नॉर्मली हम बात करें तो जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे घर में क्यास लगाते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, मगर कोई ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। सबसे ज़रूरी है अपने यूथ को, अपने बच्चों को हम ऐसी शिक्षा दें कि वो एक अच्छा इंसान बने। दूसरी चीज़, एक बहुत कॉमन मिथ है हम सबके बीच में कि जब हमारा ही बच्चा अगर कहता है हमसे कि मम्मी मैं जा रहा हूँ किसी कैंपेन में, या मैं जा रहा हूँ पेड़ लगाने, या सोशली इन्वॉल्व होता है, तो हम कहते हैं कि अरे पहले सेटल्ड जाओ अच्छे से तब करना। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमें अपने बच्चे को मोटिवेट करना है कि हमारा बच्चा किस तरीके से कंट्रीब्यूट करे अपनी सोसाइटी को, अपने नेशन को। और तीसरी चीज़, जो लोग कहते हैं कि जब हम सेटल्ड जाएंगे तब हम काम करेंगे, यूथ भी ये कहता है कि अरे अभी हम किसी लायक नहीं हुए हैं, पहले हम सेटल्ड जाएंगे तो हम काम करेंगे, तो हम लोगों की मदद करेंगे। तो सेटल्ड होने का मतलब
या किसी की मदद करने का मतलब इससे बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप सेटल हो जाएंगे या ढेर सारे पैसे कमाने लगेंगे तब आप चैरिटी करेंगे या तब किसी की मदद करेंगे। हमारे यहाँ तो सोसाइटी ये है कि अगर आप किसी से अच्छे से बात कर दे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर नेशन। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने दिमाग से, अपने दिलो दिमाग से ये चीज़ को निकालना कि हम सेटल हो जाएंगे। पूरी ज़िंदगी बची है आपको सेटल होने में। आप जहाँ भी आपको मौका मिले मदद कर दीजिए किसी की। हमारा यकीन मानिए कुछ नहीं जाता, और जितना सुकून आपको किसी की मदद करके मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, ऐसे बहुत सारे यूथ हैं जो मदद करना भी चाहते हैं तो कुछ नेगेटिव लोग उनको बोलते हैं अरे छोड़ो यार हमसे क्या लेना देना, या उसको डिमोटिवेट करते हैं। तो इस डिमोटिवेशन पे मैं एक छोटा सा स्टोरी आपसे शेयर करूंगा कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हुआ करते थे अपने टाइम के, और उनका शिष्य आया अब्रॉड से और कहा गुरुजी मैं आपके आशीर्वाद से मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या बनाऊँ। तो गुरुजी मुस्कुराए और कहा कि अच्छा अपनी पसंद का एक चित्र बनाओ। उनके स्टूडेंट ने अपनी पसंद का एक चित्र बनाया और गुरुजी के सामने रखा। गुरुजी बताइए मैंने ये चित्र कैसा बनाया है, आपको पसंद आया कि नहीं। तो गुरुजी ने मतलब बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि बताइए कैसा है, बताइए कैसा है। तो गुरुजी ने इससे कहा कि आप इस चित्र पर लिखो कि इसमें कोई कमी हो तो उस पर टिक लगा दें और इसको ले जा करके एक मार्केट प्लेस पे रख दो, और एक दिन बाद मेरे पास लेकर के आना, तब मैं बताऊंगा ये कैसा है। उसने वैसे ही किया, उसने चित्र बनाया ही हुआ था, उस पर लिखा इस पर कोई कमी हो इस पर टिक लगा दे, और ले जा करके मार्केट प्लेस पे रखा। जब एक दिन बाद वो लेकर के आता है तो देखता है कि उस पूरे चित्र पर टिक लगा हुआ है। तो बहुत गमगीन हो गया, बहुत इमोशनल हो गया, गुरुजी के पास आया। गुरुजी मुस्कुरा के पूछे क्या हुआ, अपना तुमने चित्र नहीं दिखाया मुझे। तो वो रोने लगा और कहा कि गुरुजी मैंने बड़ी मेहनत से ये चित्र बनाया है और लोगों ने तो पूरे मेरे ड्राइंग पर टिक लगा रखा है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम करो, आप एक और चित्र बनाओ और उस पर लिखो कि इसमें जो कमी हो उसे ठीक कर दे, और वहीं ले जा करके रखना और एक दिन बाद मेरे पास लेकर के आना। वैसा ही वो करता है, और जब नेक्स्ट डे जब वो लेने जाता है तो देखता है कि इसमें किसी ने कोई कमी नहीं निकाली। तो यही लोगों की सोच है। लोग आपको डिमोरलाइज करेंगे, आपको क्रिटिसाइज करेंगे, मगर आपको इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता। अपना बेस्ट करिए, लोगों की मदद करिए, यही असल ज़िंदगी है। और हमारा कॉन्शियस, हमारा ज़मीर जिंदा रहना चाहिए। हम जब सोए तो हमें लगना चाहिए कि हाँ हम एक जिंदा इंसान है, उससे बड़ा कुछ नहीं है, उससे बड़ा अचीवमेंट कुछ नहीं है। यही है मैम, यूथ को बहुत आगे आने की ज़रूरत है। और हम आप लोगों से एक निवेदन और करेंगे कि जैसा कि एक बहुत कड़वा सच हमारे यहाँ ये है कि ब्लड डोनेशन पे जो हम लोग काम करते हैं, काम तो हम बहुत सारे सेगमेंट पे करते हैं, बहुत कम ही चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी, मगर ब्लड डोनेशन पे हम खासकर ये बात कहना चाहेंगे कि हमारे एनजीओ में जो एक ग्रुप बना हुआ है फ्री ब्लड ऑन कॉल, लोगों को ब्लड चाहिए होता है मगर देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि अगर आप ब्लड डोनेशन करने में आपका कुछ नहीं जाता, इवन पैसे भी नहीं लगते। जो बेरोजगार भाई मेरे यहाँ बैठे हैं पैसे भी नहीं लगते हैं, बस सिर्फ आपके जज्बात की ज़रूरत है, आपके हौसले की ज़रूरत है, और आपके दिल में ये जज्बा होना चाहिए कि आपके ब्लड से किसी 4 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। तो आज हम क्यों नहीं। तो इसी सोच के साथ ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाइए, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करिए और हमेशा लोगों की मदद करते रहिए और इस चेन को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच सर। और आप तीनों की बातें सुन के मुझे बस ये लगता है कि हर सवाल इसी बात पे आके टिकता है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर किसी के मन में जुनून है तो दिन के 24 घंटे भी बहुत हैं, और अगर कुछ जुनून नहीं, उतनी चाह नहीं और इफ एंड बट है तो शायद एक दिन के 50 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हमारे आखिरी सवाल पे आते हैं कि कोई भी अच्छा काम करने में बहुत सारी अड़चनें आती हैं। आप सबके जीवन में भी इतने अच्छे काम करने में कई अड़चनें आई होंगी, तो ऐसे में आपका वो प्रेरणा स्रोत क्या था जिसके चलते आप आगे बढ़ते रहे, आप रुके नहीं? वो क्या एक मोटिवेशनल सोर्स था, प्लीज बताइए हम सबको। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई अड़चन आती ही है, लेकिन अगर हमारे मोटिव्स, हमारा जो उद्देश्य है वो क्लियर है, हमारी कॉन्शियस क्लियर है, हमारा रास्ता सही है और हम करते जाते हैं, पीछे से कितना कोई लेट नहीं करे।
तो एक समय आता है कि सब आपको पहचान जाते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक इंसानियत का, एक अपने आप को पहचानने का, अपने रास्ते के विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे रास्ते में कमियां नहीं आई या अड़चनें नहीं आई, क्योंकि हमारे काम की वजह से एक पहचान बन गई थी। अरे डॉक्टर बाबू जैसे बाहर होते हैं या कोई मिलता है, अरे आप अच्छा मिसेस राठी की हस्बैंड हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन समय के साथ साथ जब हमारा उद्देश्य सही था, हमारे क्रियाकलाप सही थे, तो धीरे धीरे हमें इतना सपोर्ट मिला सबका, ना केवल परिवार का, अपने हस्बैंड का, बल्कि समाज के हर शख्स का सपोर्ट मिला। क्योंकि जो भी हम काम करते थे वो सही राह पे चलने के लिए, किसी की मदद के लिए, सेल्फलेस वर्क के लिए, उसमें हमारा सेल्फिशनेस ज़रा भी नहीं होता। किसी कोचिंग में अगर एज ए गेस्ट हम जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि अपने उद्देश्य को ध्यान में ज़रूर रखो बच्चे, क्योंकि माँ बाप ने जिस उद्देश्य से आपको इस कोचिंग में भेजा है, आप उनका पैसा बर्बाद मत करो। आप बहुत सीरियसनेस से पढ़ाई करो, तभी आप उसमें सफल हो पाओगे। आप अगर सही रास्ते पे चल रहे हैं तो अड़चनें बहुत आई। क्या आपने सोचा कभी कि मलाला के जीवन में कोई अड़चन नहीं आई? हर औरत यहाँ पे बैठी हुई किसी मलाला से कम थोड़ी ना है। किसी को कम अड़चनें आती, किसी को ज़्यादा आती हैं, और किसी को वाकई में सहयोग मिल जाता है। दे आर विद सिल्वर स्पून बॉर्न। लेकिन अगर आपका कार्य सही है, आपकी दिशाएं सही हैं और आपका उद्देश्य सही है, तो वो शायद जैसे होता है ना, प्रसव पीड़ा होती है तो उस वक्त आदमी सोचता है कि उसका बच्चा नहीं, या बहुत हमने गलती कर दी। उसी तरह अगर किसी उद्देश्य को हम पा लेते हैं, जैसे फरहान एनजीओ चला रहे हैं या इन्होंने बीआरएस लेके भी अपना काम किया, लेकिन जब उसको पा लेते हैं उस शिद्दत से, इतनी अड़चनों को पार करते हुए, तो हम उस पीड़ा को भूल जाते हैं। क्या आप सोचते हैं किसी बच्चों को पालना आसान होता है? नहीं। उसको सही रास्ता दिखाना, खिलाना, सही तरीके से गाइड करना, पढ़ाना लिखाना, उसको एक ऊंचाइयों तक ले जाने की बहुत मेहनत पड़ती है। लेकिन जब वो बच्चा पहुंच जाता है तो इतनी खुशी होती है, हम आपको नहीं बता सकते। उसी तरह ही जितनी अड़चनें आती हैं उनको हम फेस करते हो कि हर एक को एक्सप्लेन करना, कहते हैं ना, हर एक को आदमी कुछ नहीं कर सकता। एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है अपने उद्देश्य की तरफ, अपने रास्ते की तरफ, अपने मोटिव की तरफ, और धीरे धीरे अड़चनें जाएंगी और आप मैं पहले करेली में रहती थी। करेली मेरा फर्स्ट क्लास जिसको कहते हैं, वहाँ पे मंदिर में भागीदारी हमारे बारात आदि कुछ लोग आश्रम, जैसा मैंने आपको बताया। मैं प्रीतम नगर में शिफ्ट कर गई तो कुछ महिलाएं आई, कहने लगी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति। अभी मेरे को कुछ महीने ही हुए, 2 महीने प्रीतम नगर आए। सभी लोग चाहते हैं कि इस बार भी आपके घर पे ही बारात आए, तो मेरे को सबको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था कि भगवान जी की और बारात। लेकिन मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना, बारात आए तो स्वागत करना है, और ये सबको काम सौंप के गर्मियों के दिन से 3-4 जगह छबील लगा दी। शुरू में जब 3 बसें भर के करेली से आई तो सब लोग हैरान थे, बैंड बाजों के साथ आए, तो सब अपनी अपनी छतों से देख रहे थे कि भगवान जी की बारात। लेकिन वाकई में उन्होंने जब देखा कि वो इतने सीरियसली और इतने
श्रद्धा के साथ सब लोग आए और उन्होंने काम किया। तो सब घरों से नीचे उतर आए, यहाँ से उस दरवाजे तक हमारा पूरा गली है जिसमें ऐसा लगा कि सभी के घर की एक कॉमन फंक्शन होने जा रहा है और वहाँ पे सभी लोगों की भागीदारी हुई, चाहे वो छठी को अटेंड करने के अच्छा, ओके। भंडारे डिस्ट्रीब्यूट करने के हो, चाहे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के हो। मैं गया था अपनी ही बहुत ही अहम लम्हा था। मैं अपनी ही गाड़ी और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। उसी तरह एक जिंदगी का हर एक मोड़ होता है जिसमें हम चलते हैं। जैसे शादी भी शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सब लोग आते जाते हैं, सब पूछते हैं आप मैडम कैसे कर लेते हैं। हम नारायण हमारा एक ग्रुप है, हम सब मिलके करते हैं। तो कोई अपना देना चाहता है सहयोग तो नहीं, पहले आप आके देखिए, अगर आपको ये लगेगा कि बस गिविंग है, आप वहाँ पे सहयोग करें। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हर चीज़ की वहाँ व्यवस्था रहती है, हर ज़रूरत का सामान दिया जाता है और बहुत अच्छे से हर रीति रिवाज के साथ वहाँ शादी होती है। एक बार जस्टिस अरुण टंडन साहब ने वहाँ प्रोग्राम में आए तो उनको ये लगा कि 1 जनवरी को तक प्रोग्राम है, मेरा जीवन आज सफल हो गया, मेरा साल का पहला दिन सफल हो गया। और अगले बार उनके यहाँ बसंत पंचमी को वर्षगांठ की स्कूल की सरस्वती मौजूद कॉलेज है और टैगोर पब्लिक स्कूल भी है। तो उन्होंने कहा कि अगली बार आप हमारे द्वारे सब बारात देखना है, जितने भी आप चाहें वहाँ शिरकत कर सकते हैं और हम सभी का वहाँ पे भाग उठाएंगे। और इमेजिन 20 साल की उम्र था, उन्होंने पूरी व्यवस्था वहाँ की। और मैं ये कहना अपने कहना चाहूँगी कि अगर काम स्वाद भाव से, अच्छे भाव से, अच्छे उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं तो बच्चों में मानना नहीं रखते। आप सबका पूरे समाज का सहयोग उसमें रहता है, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही खूबसूरत बात बोली। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी अनुश्री मैम से कि वो अपनी बात शेयर करें हमारे साथ। हाँ, ये भी मैं भी ये बताना चाहूँगी कि अड़चने या तो हिंड्रेंसेस मेरे साथ भी आया जब मैं ये काम शुरू करने का मैंने सोचा। तो सबसे पहली बात तो मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए चुप्पी तोड़ो बैठक करने का सोचा, बहुत ही छोटे स्तर। तो मैंने ऑफिस में अपनी फ्रेंड्स लेडीज़ के साथ में बात किया कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। तो वो लोग ने मुझे धुतकार दिया, बोले कि अरे क्या तुम ये सब समझाओगी और बताओगी बैठक करके, अरे हमको सब पता है ये सब क्या करना करके, वो सब तो गांव में लेडीज़ को समझाओ तो ठीक है करके। तो मतलब मायूस तो हुई लेकिन मैं टूटी नहीं। मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं करके। तो और भी एक हिंड्रेंसेस ये आया कि जब मैंने मेरे रिलेटिव्स के अंदर, जैसे कि मेरी अपनी नन या देवरानी के साथ में बात किया कि मैं ये वाले फील्ड में काम करने जा रही हूँ, मैं करूँगी ये सब, बैठक करूँगी, ये सब करूँगी करके, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना, ये सब करूँगी। तो उसमें भी वो लोग ने अंदर फुसफुसा के बातचीत की और मेरे बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई कि बताओ जो चीज़ चर्चा नहीं करनी चाहिए वही ये करने जा रही है। आप लोग को मतलब एहसास हो रहा है ना कि जनरल लोग कैसे सोचते हैं कि जो बात चर्चा नहीं करने चाहिए वही ये करने जा रही है। क्योंकि सबको मालूम है कि हम लोग जब सैनिटरी पैड खरीदने जाते हैं दुकानों में, तो जो दुकान वाला है वो भी ब्लैक पन्नी में पैक करके देता है। हम लोग के समाज में कोई भी घर पे अपने भाई, पति, ससुर या तो जीजा जी किसी से भी मासिक धर्म के बारे में चर्चा नहीं करते। और गांव में तो मासिक धर्म के लिए अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो वो भी दब जाता है और कितनी लेडीज़ को कितनी कठिनाइयों और बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो 2-3 अड़चनें इस तरह से आई कि मेरे को स्टार्टिंग में कहीं से भी कोई एनकरेजमेंट नहीं मिला कि हाँ तुम करो करके। बस मेरे ही अंदर का जोश था कि मुझे करना है और समाज सेवा में उतरना है और इसी फील्ड में काम करना है। उसके बाद ही मैंने अपने जोश से, अपनी जीत से मैंने VRS भी लिया और करना स्टार्ट किया।
लेकिन ये मैं कहूँगी कि क्या मुझे मोटिवेट किया कि मैं ये काम को चालू रखूँ और आगे भी बढ़ती चलूँ, उसके लिए 2 एपिसोड्स हैं। एक मेरी फ्रेंड थी जो मेरे घर के नज़दीक रहती थी, तो उसकी मदर एक्सपायर कर गई। मैं उसके घर पे गई तो मेरी फ्रेंड को मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ है, तो मुझे पता चला कि उसको अंदर बेडरूम में बिठा दिया गया है और उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, और मदर की डेड बॉडी पोर्टिको में रखा हुआ था। तो मुझे बहुत मतलब एकदम आश्चर्य हुआ। तो उसकी भाभी से पूछने पर पता चला कि शी इज़ अंडरगोइंग पीरियड्स, उसका पीरियड्स चल रहा है, इसके लिए उसकी मदर की डेड बॉडी को ना उसको छूने दिया जा रहा है ना तो कोई भी लास्ट राइट्स नहीं करने देंगे, और वो अपनी मदर की डेड बॉडी को पकड़कर रो भी नहीं पाई। मैं एकदम आकाश से गिरी कि जिस फील्ड में मैं काम कर रही हूँ कि रूढ़िवादी सोच को ख़त्म करना है, इसको सोशल टैबू टॉपिक नहीं मानना है, इसको एकदम से फिजिकल फेनोमेनन है उसको ही समझना है। उसी में मेरी फ्रेंड के घर पे उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो उसके बाद में देखा तो वो मेरी फ्रेंड काफ़ी ट्रॉमा में चली गई, और डेड बॉडी तो चला ही गया, उसको कुछ भी नहीं अलाउ किया, और बहुत ट्रॉमा में चली गई और फिर डिप्रेशन हो गया उसको। तो ये एपिसोड ने मुझे बड़ा झंझोड़ किया कि अरे बाप रे, एक ये पीरियड्स जो कि फिजिकल फेनोमेनन है, एकदम से शारीरिक प्रक्रिया, उसके लिए इतना बड़ा एक डिसीजन घर वालों ने लिया, और मदर को इतना ज़्यादा वो चाहती थी कि उसको एकदम वो डिप्रेशन में चली गई। तो मैंने बोला नहीं, इस फील्ड में कुछ काम करना है, ये रूढ़िवादी सोच को ख़त्म करना है, जो सोशल टैबू टॉपिक है उसको सबके अंदर से हटाना है। दूसरा, मेरे अंदर ये भी एहसास हुआ कि इस तरह से अगर लेडीज़ को, औरतों को दबाया जाए कि इसको एकदम रूढ़िवादी सोच से, तो लड़कियों के अंदर या औरतों के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। खाली वो लोग अपने आप को सोच रही है कि मुझे पीरियड्स हो रहा है तो मैं एक घृणा की चीज़ हूँ, शर्मिंदगी का एहसास, जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो आगे बढ़ने के लिए ये रुकावट हो सकता है, और हो सकता है नहीं, है ही, मैं तो कहूँगी ऑलरेडी है हमारे समाज में। इसके लिए लड़कियाँ और औरतें हमेशा से ही अपने आप को छोटा समझती हैं। हम लोग सब लोग सेकेंडरी स्टेटस पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, इससे तो मतलब वंचित कोई नहीं है। सेकेंडरी स्टेटस तो है ही, लेकिन और भी ज़्यादा अपने आप को मासिक धर्म के कारण से अपने आप को छोटा समझना या सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना, वो एक बहुत खराब चीज़ है। इसके लिए भी मैं लगी। और एक उदाहरण ये है कि मुझे पता चला कि एक गांव में एक औरत की मृत्यु हो गई। क्यों? कि उसने एक पीरियड्स के दौरान एक ब्लाउज का इस्तेमाल किया था जिसके अंदर जंग लगा हुआ हुक था, तो उसको पूरा इन्फेक्शन हो गया, धनुर हो गया और उसकी मौत हो गई। तब मुझे ये पता चला कि खाली मेंटल डिप्रेशन नहीं, शारीरिक भी कितना ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, कि इसके लिए एजुकेशन की कितनी कमी है। एजुकेशन देना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड मैनेजमेंट के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना, एजुकेट करना, प्लस सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कितना बड़ा अहम काम है और कितना बड़ा कार्य है, ये मुझे एहसास हुआ। तब से मैं ये काम पे जुटी रही और आज दिन प्रतिदिन करती आ रही हूँ और लगातार अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जा रही है। जैसे कि लैब एकेडमिया ने मुझे एक इतना बड़ा दिया है आप लोगों के समक्ष आकर बताने का, बैठने का और डिस्कस करने के लिए, उसके लिए मैं आभारी हूँ। थैंक यू।